हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अ मोटर बोट ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स ऑन अ रिवर इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। मतलब डाउन स्ट्रीम में उसको 8 घंटा लग रहा है और अप स्ट्रीम में 12 घंटा लग रहा है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर तीन सिचुएशन आपको दिया गया है। दो सिचुएशन में पहला दो सिचुएशन में क्या कह रहा है कि जब कोई पर्सन जो है रिवर में डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में जब वो जा रहा है तो उसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 8 घंटे टाइम लगते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये रिवर का फ्लो हम दिखाएं, मान लेते हैं इसका स्पीड u है, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है। और मान लेते हैं कोई पर्सन जो है डाउन स्ट्रीम मतलब इसी के डायरेक्शन में A से B तक जाता है और मान लेते हैं अगर ये V स्पीड से जा रहा है, A से B के बीच का फिक्स डिस्टेंस है L मान लेते हैं, तो इसको कितना टाइम लगा है क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 8 घंटे टाइम लगे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए सिम्बॉलिकली अगर दिखाए तो t=0 यहाँ से चलना शुरू किया और B तक यहाँ पे आने में इसको t=8 मतलब 8 घंटे टाइम लगे हैं। क्लियर है, ये पहला सिचुएशन है। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि अब अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है अगेन उसी दो पॉइंट के बीच में, तब उसको 12 घंटे टाइम लगते हैं। जाहिर सी बात है इस केस में क्या होगा आप समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। अभी क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसका नेट जो वेलोसिटी है, नेट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। इसके स्पीड को, इसके मोशन को ये रिवर का जो फ्लो है वो भी सपोर्ट करेगा, वो भी ऐड कर जाएगा। ये स्पीड जो है ये भी ऐड हो जाएगा, जिसके चलते ये जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है कि ये तो अपोज करेगा ना, रिवर का फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोज करेगा, तो इसको जाहिर सा बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगेन मान लेते हैं अगर ये V स्पीड से फिर B से A तक जाता है तो इस केस में इसको 12 घंटे टाइम लगे। मतलब यहाँ पर देखिए सिम्बॉलिकली दिखाएंगे, यहाँ से t=0, यहाँ से ये चलना शुरू किया B से और 12 घंटे के बाद ये A पे पहुँच गया, t=12। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब अगर रिवर का कोई फ्लो नहीं है, मतलब शांत रिवर है, शांत वाटर है, वाटर का कोई फ्लो नहीं है, तब उसी दो पॉइंट के बीच के को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। तो मान लेते हैं ए से अगेन चलना शुरू किया t=0 से और ये मान लेते हैं इसको t टाइम लगा है। यही t का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, सिम्बॉलिकली हम लोग लिखते हैं t का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अगेन A से B तक गया है, ये सेपरेशन L हर सिचुएशन में फिक्स है, आप समझ रहे हैं। V स्पीड से ये यहाँ से चला तो अब कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। जाहिर सा बात है, देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन हम लोगों को मिलने वाले हैं। पहला इक्वेशन यहाँ से बहुत ही आसान है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है L, देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड। अब डिस्टेंस L होगा, ये तो फिक्स है। स्पीड, इसका नेट स्पीड अब कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान दीजिए ये V स्पीड से जा रहा है और U स्पीड से रिवर भी इधर से आ रहा है, मतलब इसका नेट स्पीड हो जाएगा U + V आपके रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब इसको बहुत बेसिक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरह का काम हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में बहुत बार किया है, आप समझ सकते हैं। ये रिवर का फ्लो है, यू क्या है, रिवर का स्पीड है आपके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में। आप बैठ के क्वेश्चन को बना रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कि यू स्पीड से फ्लो कर रहा है। क्लियर है। भी जो है किसी भी स्विमर या बोट है, क्वेश्चन में आपको बोट दिया हुआ है, जब भी उसका स्पीड जो मेजर करते हैं तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो भी जो स्पीड है ये वाटर के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड है। ये बोट जो है A से B V स्पीड से वाटर के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में नेट जो स्पीड इसका हो जाएगा U + V। अब इसको आप बेसिक तरीके से लिख के भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब आप समझ रहे हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बोट का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में भी है, बोट का वेलोसिटी अर्थ मतलब आपके रिस्पेक्ट में, स्टैटिक पोजीशन के केस में ये हम लोगों को x निकालना है, और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर का वेलोसिटी अर्थ आपके रिस्पेक्ट में u दिया हुआ है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं x = क्या हो गया, v + u हो गया।
बहुत बार इस तरह का काम हम लोग कर चुके हैं। तो नेट इसका स्पीड हो गया u प्लस वी, और कितना टाइम लगा भाई, तो 8 घंटे टाइम लगा, तो इंटू 8, ये पहला इक्वेशन निकल गया। चलिए ठीक है, अब दूसरे वाले सिचुएशन से आप समझ सकते हैं। अगेन स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, l है, स्पीड कितना है। अब इस केस में इसका जो नेट स्पीड जो हो जाएगा ना वो v माइनस यू हो जाएगा। u स्पीड से ये रिवर का फ्लो ऐसे जा रहा है और v स्पीड से इधर, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब अगेन इसको भी मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख के और आप चेक कर सकते हैं, v माइनस यू आपके रिस्पेक्ट में इसका जो नेट स्पीड जो होगा इस बोट का वो v माइनस यू होगा। करके देख सकते हैं, अगर थोड़ा भी डाउट है तो करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v माइनस यू। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये v माइनस यू ही क्यों हुआ। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिए भाई, u प्लस v कीजिए या v प्लस u कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में v माइनस यू ही क्यों हुआ, u माइनस v क्यों नहीं किया, ये कैसे समझे भाई। जाहिर सा बात है, अगर ये v का वैल्यू जो है, ये तो पक्का बात है ना, v का वैल्यू जो है u से ज़्यादा होगा। अगर u से ज़्यादा नहीं होगा तो ये क्या कभी भी इस डायरेक्शन में स्विम कर पाएगा, ये बोट कभी इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ये फाइनली रिवर तो उसी डायरेक्शन में उसको लेते चला जाएगा। तो जाहिर सा बात है, जब ये क्वेश्चन में दिया है कि अप स्ट्रीम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी, रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में भी जब ये मूव किया है और 8-12 घंटे में पहुंच गया है, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा रहा होगा, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। इसका मतलब v माइनस यू। क्लियर है। और कितना टाइम लगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा, 12 घंटे टाइम लगा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा इक्वेशन हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई जब स्टिल वाटर में रिवर का कोई फ्लो नहीं है तब कितना टाइम लगा। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, l है, कितना स्पीड से जा रहा था v, और कितना टाइम लगा t। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया और हम लोगों को यही t का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सोचेंगे भाई, जाहिर सा बात है, दो इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ, इस इक्वेशन से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो l को v के टर्म में बदल दें या v को l के टर्म में बदल दें, सो दैट कि कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। इस तरह से इतना बेसिक सोचना होगा। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए बाई वन, पहले वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू, ये l इधर जाएगा तो 8 बाई l, और दूसरे वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू l बाई 12, l बाई 12। देखिए यहाँ पर एक्चुअली l बाई 8 होगा। क्लियर है, l बाई 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा माइनस यू प्लस यू आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2v इक्वल्स टू l बाई 8 प्लस l बाई 12। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करते, ये हो जाएगा 24, ये 3l प्लस 2l, ये हो जाएगा 5l बाई 24, 5l बाई 24। मतलब इसीलिए v का वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5l बाई 24 इंटू 2 मतलब 48। v का वैल्यू हम लोगों को निकल गया, v का वैल्यू l के फॉर्म में निकल गया है। तो यहाँ से इसीलिए बाई 3, ये तीसरे वाले इक्वेशन से हम लोगों को t का वैल्यू निकालना है। तीसरा इक्वेशन क्या है, l इक्वल्स टू v इंटू टी। तो l का वैल्यू हम लोग कितना निकला। अच्छा, l का वैल्यू रहने देते हैं, हम लोग v का ही निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो v का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 5l बाई 48, 5l बाई 48 इंटू टी। अब यहाँ से l और l कैंसिल हो गया, तो ये t इक्वल्स टू क्या आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 5। ये t का वैल्यू कितना निकल गया, 5 नंबर 45, 3 9.5 का 30 रहेगा, 9.6 आवर्स इतना। चूंकि ये आपका जो भी वैल्यू दिया हुआ था टाइम में, ये सारा 8 घंटे 12 घंटे इस तरह से दिए हुए थे, एंड सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी 9.6 आवर्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, अ पैसेंजर सिटिंग नियर द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड सीज फॉर 10 सेकेंड अ ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। चलिए ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इसके बाद है, आप उसे क्लियरली समझ सकते हैं। और दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप नीट और जेईई की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो। समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो ट्रेन आपको दिया हुआ है, पहला जो ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रही है, और दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। पहले वाले ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है, कहीं भी आप मान लेना है, चूंकि दिया नहीं है कि आगे में पीछे में बीच में, कहीं भी इन जनरल मान लेते हैं कोई पर्सन कहीं पे बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो ये पर्सन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 सेकेंड तक देखता है कि ट्रेन जो है इसके सामने से गुजरी है,
10 सेकेंड तक ये पर्सन देखता है, 10 सेकेंड तक। तो हम लोग से पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो ट्रेन है इसका लेंथ, जिसको हम एल मान रहे हैं, इसका क्या वैल्यू होगा। क्वेश्चन तो समझ गए। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। इसमें देखिए हमारे पास सबसे जो बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो क्लास 6-7 से आप लोग पढ़ कर आए हैं, ये क्या होता है, S = VT, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब कि कहीं भी इन जनरल, अब तक आपने क्या सॉल्व किया था भाई कि आपको दे दिया गया कि कोई कार जो है, कोई पर्सन जो है सर्टेन वेलोसिटी v से अगर t टाइम तक मूव कर रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आप सिंपल क्या करते थे कि मान लिया अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव किया 10 सेकंड तक, तो 5 × 10 आप कर देते थे। आपके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, आपको दिया हुआ था कि भाई इतना वेलोसिटी से आप देख रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो आपने 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम आपको बता दिया गया कि 10 सेकंड तक मूव किया, तो बताइए कितना चला, तो 5 × 10 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, यहीं से कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस पर्सन को दिया हुआ, इस पर्सन के लिए दिया हुआ है कि ये पर्सन जो है 10 सेकेंड तक देखता है कि ये ट्रेन जो है क्रॉस किया है। ठीक है, इस ट्रेन का लेंथ या तो हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालें या आपके रिस्पेक्ट में निकालें, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को इस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालना, मतलब रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके बनाना ज़्यादा आसान होता है। क्या हम कहना चाह रहे हैं एक एक करके समझिए बेसिक तरीके से। पहले तो ये जो जनरल फॉर्मूला हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इन जनरल आपके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते थे। अर्थ के रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग सिंपली इसको लिख देते थे ऐसे। ऐसा यहाँ पे नहीं लिखते थे कि डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ, ऐसा लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं लिखते थे, या वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा कुछ तो नहीं लिखते थे। इन जनरल इसका मतलब एज्यूम था, ऐसा लिखने का मतलब ही था, एज्यूम था कि भाई आपके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इसी एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को हम लोग इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इन जनरल किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम यहां से क्लियर होगा। जैसे हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है, अब आपके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, लेंथ तो चाहे हम निकालें चाहे ये पर्सन से पूछे, इस पर्सन के लिए, सबके लिए लेंथ बराबर होगा, तो हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ही सारा कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखिए कुछ चीज़ निकालना यहाँ पे बहुत ही आसान है। पहला, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 9 मीटर पर सेकंड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया भाई, 20 + 9 ऐड कर देंगे। जस्ट अभी इसके पहले स्विमर वाला में भी आप समझ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए, इसके रिस्पेक्ट में टाइम भी दिया हुआ है कि 10 सेकेंड तक देखा, और इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब ट्रेन का जो लेंथ होगा ये एल ही होगा। ये देख रहा है कि इसके सामने से क्रॉस कर रहा है, तो टोटल ये एल लेंथ ही देखा होगा ना ट्रेन का, जितना लेंथ होगा ट्रेन का उतना ही लेंथ देखा होगा। क्लियर है? मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है, इनटू टाइम। ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, जस्ट जो पहले हम लोग पढ़ कर आए हैं, S = VT वही है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब चीज कर रहे हैं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भाई L है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L ही ना चला, L देखा, ठीक है, तो L जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रेन का वेलोसिटी कितना रहा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो ऐड हो जाएगा ना 20 + 9। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, इनटू टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकेंड तक ये डिस्प्लेसमेंट L जो है ये 10 सेकेंड तक इसके लेंथ को देखा है। ठीक है, मतलब ये हो गया 10, और यहाँ से L का वैल्यू आपका निकल गया 29 हो गया इंटू 10, मतलब 290 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड 260 मीटर आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स. If they move in the same direction, then they cross each other in 15 seconds, and if they move in opposite direction, then they cross in 15/2 seconds. Then calculate their velocities. चलिए ठीक है स्टूडेंट, याद कीजिए पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि वहाँ पर भी इसी तरह दो ट्रेन मूव कर रहा था, और चूंकि दूसरे वाले ट्रेन का लेंथ निकालना था, तो हम लोगों ने पहले वाले ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ था उसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन हम लोग किए। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, और
और टाइम निकाले। क्लियर है? तो यहाँ भी आप किसी भी के भी रिस्पेक्ट में या तो 1 के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं या 2 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हम कोई एक कर रहे हैं, आप करके देखिएगा। जैसे मान लेते हैं 2 के रिस्पेक्ट में ही हम लोग सारा कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले वाले सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में क्या 2 सिचुएशन दिया हुआ है कि जब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब दोनों मूव कर रहा है, क्लियर है, तो 15 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है, 15 सेकेंड में। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में u स्पीड से मूव कर रहा है और ये जो है v स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर है? अब जाहिर सा बात है भाई, इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी ये तो फाइनली ये वाला जो ट्रेन है इसको क्रॉस कर पाएगा। ये आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में, और क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको खुद से 1 के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करके देखना चाहिए। एक एक करके देखते हैं। देखिए 2 सिचुएशन दिया हुआ है कि सेम डायरेक्शन में 15 सेकेंड लगा और अपोजिट डायरेक्शन में 15/2 सेकेंड लगा। तो ये 2 कंडीशन हम लोग यूज करेंगे तो 2 फॉर्मूला, 2 रिलेशन हम लोग को निकलेगा। पहले वाले के हिसाब से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान दीजिएगा, बस वही फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हैं। केस 1 समझते चलना है। केस 1 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, चलिए फिर से इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए ठीक है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भाई इसमें, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन जो है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस नहीं, ये पास कब किया। अच्छा पहले इस चीज को समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर लैंग्वेज में क्या यूज हो रहा है कि दे क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकेंड, क्रॉस ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सिचुएशन में अलग था कि कोई पर्सन बैठा है तो 10 सेकंड तक देखा तो वो उतना ही लेंथ देखा, उसका एल लेंथ था तो एल ही लेंथ देखा। यहाँ पर एक फाइनली कह रहा है कि क्रॉस कर जाता है। पहले इस वर्ड को समझिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये ट्रेन फाइनली इस ट्रेन को 2 नंबर को क्रॉस कब करेगा, कब हम कहेंगे कि ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर गया। तो ध्यान दीजिए, मान लिया इसका रियर एंड को हम इस तरह से स्टार से हम अगर मान लिया डिनोट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ट्रेन फाइनली ऐसे चलेगा 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 आगे बढ़ेगा और इसका रियर एंड जब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जब इसका रियर एंड आ जाएगा, रियर एंड जब यहाँ पे आ जाएगा तब हम कहेंगे, ये स्टार वाला, तब हम कहेंगे कि ये ट्रेन जो है फाइनली इसको क्रॉस कर गया। पक्का बात है ना? तभी हम कहेंगे कि हाँ अब ये इसको क्रॉस कर गया। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये रुका हुआ नहीं होगा, ये भी चल रहा है, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप समझ सकते हैं। ये 180 मीटर, ये आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गया, यही तरह ये यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा 260 मीटर तो चलेगा ही, और फर्दर इसको फिर 180 मीटर भी चलना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनली ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करेगा। क्लियर है? मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम बात करें कि रिलेटिव नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 260 प्लस 180। तब ये फाइनली इतना चलने के बाद, इसके रिस्पेक्ट में इतना चलने के बाद ये इसको फाइनली पहला वाला जो है इसको क्रॉस करेगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। चलिए अब रिलेटिव वेलोसिटी, अब इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ, इससे पूछा जाएगा कितना वेलोसिटी है भाई, तो ये यू वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये वी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब रिलेटिव सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू। अब यहाँ पे वी माइनस यू क्यों होगा आप समझ रहे हैं, ऑब्वियसली इसका स्पीड हम लोग ज़्यादा मान रहे हैं तभी तो ये इसको क्रॉस करेगा। कम रहेगा तो ये कभी भी क्रॉस करेगा नहीं, पीछे ही रहा, हमेशा इससे पीछे ही रहेगा। क्लियर है? सेम डायरेक्शन में मूव करेगा लेकिन रहेगा पीछे, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो v माइनस यू इंटू टी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना टाइम लगा इसको, 15 सेकेंड टाइम लगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 15v माइनस 15u इक्वस टू, ये हो जाएगा 0, 814 के 4, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 440। ये पहला इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले केस में कह रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे तब क्या होगा भाई, तब हम लोग को इतना दिया हुआ है कि 15/2 सेकेंड लगता है। तो अब देखिए दूसरे वाले के लिए ये हम लोग केस 2, यहाँ पे केस 2, फिर से ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, लिखा हुआ है पहले से। केस 2 के लिए हम लोग फिर से ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 नंबर के रिस्पेक्ट में। अगेन जब अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेगा तो भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ये तो नहीं होगा 260 प्लस 80 180। आप समझ सकते हैं इसको, आप यहाँ पे देखिए कि सपोज कीजिए कि इस ट्रेन को कंप्लीटली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कंप्लीटली क्रॉस करना है, तो पहले तो इसको 180 चलना पड़ेगा, 180 के बाद फिर प्लस 260 चलेगा, मतलब अगेन इतना ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इतना नेट डिस्प्लेसमेंट होगा तब जाके फाइनली एक दूसरे को क्रॉस करेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 260
प्लस 180। चलिए अब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, दिस विल बी अगेन v प्लस यू, और इस केस में टाइम कितना लगा है 15/2। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड करने पर कितना आया था 440 आया था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 880, ये हो जाएगा 15v प्लस 15u। मतलब ये दूसरा इक्वेशन क्या आ गया स्टूडेंट, 15v प्लस 15u इक्वल्स टू 880। ये दो इक्वेशन अब आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये पहले वाले इक्वेशन में दो अननोन है v और u, और दूसरे वाले में v और u, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, और दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा बाई 1 और 2 तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट v का वैल्यू आ जाता है 44 मीटर पर सेकेंड और u का वैल्यू आ जाता है 14.6 मीटर पर सेकेंड। ये जो आंसर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट कह रहा है अ कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, इट सडनली टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट थ्रू 90 डिग्री एंड कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या है कि डायरेक्शन डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि कार जो है सब पहले किधर मूव कर रहा था, ड्यू नॉर्थ 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा था। ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा था। मान लेते हैं ये इसका v1 वेलोसिटी हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ था 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, उसके बाद सडनली टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ ये टर्न हो जाता है, वेस्ट की तरफ ये टर्न हो जाता है, वेस्ट की तरफ चलिए ये घूम गया, ये इसका v2 वेलोसिटी वेक्टर हो गया। थ्रू 90 डिग्री एंड कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से मतलब ये 20 इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। बहुत ही आसान है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब भी चेंज कहीं बात की जाए, चेंज इन फोर्स, चेंज इन एक्सेलरेशन तो फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, चेंज इन एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए v2 माइनस v1 निकालना है। बहुत तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले तो अगर आप कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना चाहते तो v2 माइनस v1 ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा। देखिए v2 इधर है, v1 का डायरेक्शन ये है, तो माइनस v1 क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस v1 हो जाएगा। ये माइनस v1, ये आपका वेस्ट वाला डायरेक्शन था, ये माइनस v1 हो गया। तो v2 माइनस v1 मतलब ये जो है ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यही आपका हो गया v2 माइनस v1। अब यहाँ से ट्रायंगल से आप बहुत आसानी से इसका लेंथ 20, इसका लेंथ 20, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में v2 माइनस v1 इसका जो लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा √20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 20√2 इतना मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। चूंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसे निकाल सकते हैं मैथ्स के हिसाब से। दूसरा तरीका कि भाई v2 माइनस v1 ये हम लोगों को निकालना है, v2 माइनस v1 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए v1 का स्क्वायर, v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर v1 और v2 के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 मतलब ये टोटल टर्म 0। फाइनली आपका √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और फाइनली ये आपका उतना ही आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं, क्लियर है। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है if the direction of a velocity vector changes direction by an angle theta and retains the same magnitude u। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है सपोज कीजिए कि किसी पर्सन किसी ऑब्जेक्ट का सर्टेन मान लिया ये u स्पीड से मूव कर रहा है और ये अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, एंड रिटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड u। और थीटा एंगल से मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा एंगल से मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है। मान लिया ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और इस डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, मीन्स दिस इज योर एंगल थीटा, और स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। तो हम लोगों से पूछ रहा है देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, स्पीड सेम है u लेकिन वेलोसिटी अलग है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर गया। डायरेक्शन चेंज कर गया मतलब वेलोसिटी बदल गया। तो इसको हम मान लेते हैं ये आपका v1 वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये आपका v2 वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और दोनों वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड u क्लियर है, सेम है। तो हम लोगों को निकालना है v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, एक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
v1 स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। थीटा है, ये डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है, आप समझ लें। दिस विल बी योर कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? v1 का भी u है और v2 का भी u। तो ये u स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू, तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं? ये हो गया u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो गया 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर कॉस थीटा। सिंपल। अब फिजिक्स खत्म हो चुका है, यहाँ से मैथ्स है और यहाँ पर देखिए ये 2u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को फिर से यहाँ पर लिखना है। ये हमारा आ गया 2u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे। ये क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? दिस विल बिकम 2u साइन थीटा बाई 2 इज योर आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्या कर रहा है? अ प्लेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है। अगेन सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्शन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज योर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है? तो एक प्लेन जो है नॉर्थ की तरफ कितना 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा है 30 के स्पीड से। ये v1 है, मैग्नीट्यूड इसका 30 दिया हुआ है। चलिए ठीक है। इट टेक्स अ टर्न टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव करता है टुवार्ड्स ईस्ट थ्रू 90 डिग्री एंड देन मूव विद द सेम स्पीड। अच्छा, ईस्ट की तरफ ये v1 को हम इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। v1 जिसका मैग्नीट्यूड 30 है, ईस्ट की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ ये इस तरह से मूव करेगा। दिस इज योर v2। डायरेक्शन चेंज होगा तो इसे अलग वेलोसिटी v2 लिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड इसका भी सेम है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस v1। ये v2 इधर हो गया, v1 ये है तो माइनस v1 क्या हो जाएगा? माइनस v1 आपका ये हो जाएगा। तो v2 माइनस v1, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यही वेक्टर आपका हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब अगेन दोनों तरीके से मैथ्स के हिसाब से ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ है 30, इसका लेंथ दिया हुआ है 30, तो इसका लेंथ ये हाइपोटेनियस हो गया। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 30 का इसका रूट अंडर, मतलब ये हो जाएगा 30√2 आपका क्या है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली प्लेन मूव कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो ये तरीका। और नहीं तो दूसरा भाई क्या होगा कि अगेन हम लोगों को निकालना है v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से रूट अंडर एक का स्क्वायर 30 का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर 30 का स्क्वायर फिर फॉर्मूला के हिसाब से माइनस 2 इंटू दूसरे दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 30 इंटू 30 इंटू कॉस और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एंड सो दिस विल बिकम 30√2 किलोमीटर पर आवर। कॉस 90 डिग्री आपका 0 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, इट टेक्स अ राइट टर्न। अगेन यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा स्टूडेंट? डायरेक्शन डायग्राम। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एक बॉडी जो है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। वेस्ट की तरफ मतलब ये वेस्ट की तरफ मान लेते हैं। ये 15 मीटर पर सेकेंड से ये आपका v1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। राइट टर्न लेता ही टेक्स राइट टर्न थ्रू 60 डिग्री। राइट टर्न ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न किस तरह से? इस तरह से हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री मोटा मोटी मान लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से ये राइट टर्न ले लिया। दिस इज योर v2। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, मतलब दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हम लोगों से पूछता है कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड सेम है, ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन बहुत ईजी है, v2 माइनस v1 डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ये चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो क्या होगा? पहले वाले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 इंटू फॉर्मूला के हिसाब से पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन यहाँ पे स्टूडेंट। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ और 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस 15 स्क्वायर यहाँ पर बच गया माइनस 15 स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली मेरा रूट में बच गया 15 स्क्वायर एंड दिस इज योर 15 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर।
क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में जो सेकेंड वाला नीडल है उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है ये हम लोगों को निकालना है। 15 सेकेंड में आप समझ रहे हैं कि वो 90 डिग्री एंगल से मूव कर जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग में सपोज कीजिए कि जो सेकेंड वाला जो नीडल है, सेकेंड वाला जो हैंड है, वो अगर इस तरह से इस 12 वाले पोजीशन पे है तो 15 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन ये हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब चूंकि इसका जो टिप जो है, इस टिप का वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसका टिप जो है ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पर जब मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी के डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर इस पोजीशन में है तो इसका वेलोसिटी है इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, जिसको हम मान लेते हैं v1। और जब ये 15 सेकेंड के बाद जब यहाँ पर ये पहुँच गया है तो इस समय इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में, और इसको हम मान लेते हैं v2। तो यही हम लोगों को v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड ये हम लोगों को निकालना है। क्लियर है। तो फॉर्मूला के हिसाब से भाई ये तो क्लियर है कि दोनों के बीच का एंगल v2 आप समझ रहे हैं किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, और v1 ईस्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, एंगल का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, एंगल 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, फॉर्मूला के हिसाब से cos 90 का वैल्यू 0 होता है। मतलब ये सिंपल हम लोग को क्या करना होगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर -2 v1 v2 cos थीटा करेंगे तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आप समझ रहे हैं, वो टर्म 0, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इतना लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल स्टूडेंट्स मैथ्स है। v1 का जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो याद कीजिए आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। अब ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और ये आर रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस इसका लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। टी क्या हो गया, टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद अपने मोशन को फिर ये रिपीट करता है। तो 60 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सेकेंड वाला नीडल 60 सेकेंड्स में यहाँ पहुँचता है, फिर ये रोटेट करता है। तो टी का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 60 इंटू 1, मतलब ये हो गया पाई बाई 30, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका रेडियस जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो इतना इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो अब इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई बाई 30 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 30 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई बाई 30 √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर आंसर।